हाँ आरोप कर दें। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के विषय में है। ये सब आ कहां से रहा है? जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, साई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर टी माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये देख लीजिए, यहां से हमने साई लिया था वेव फंक्शन था। ये वेव फंक्शन कितने कितने रूपों में था? ये दैट इज कंपोजिट फंक्शन। आप देखिए यहाँ आर का भी है इसके अंदर, और यहाँ पर थीटा और फाई दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। ये फलन है कौन सा? जो वेव फंक्शन है। इनको जब हम सॉल्व करते तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि जब साई आर जो रेडियल फंक्शन है, इससे हमारा एन और यल निकलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। इस श्रोडिंगर वेव के इक्वेशन के इस वाले पार्ट से आता है। दूसरा अगला जो होगा, यानी जिसमें थीटा और फाई है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यल और यम ये दो चीजें यहाँ से निकलती हैं, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है। पूछ देता कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के किस पार्ट का सॉल्यूशन यह है, तो पहले पार्ट रेडियल वाले से तो आपको निकल गया वह एन और यल, और ये थीटा और फाई से निकल गया यल और यम। यस तो आर्बिट्ररी है, वो ओन सेलेक्टिविटी के आधार पर ये चार हमको सॉल्यूशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले। अब ये वेव इक्वेशन है क्या? थोड़ा सा आप चूंकि वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, उस दिन भी मैंने कहा था ये साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा, ये एम्पलीट्यूड को बताएगा। ये जो होगा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को बताता, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और टी जो है वो टाइम है, सेकंड में है सॉरी। ये तीनों मिलकर के साई को रिप्रेजेंट करता है। और ये साई एज ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा में हमको केवल वेव नेचर बता रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, कि हाँ इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यानी हमारा ऑर्बिटल है कहाँ, वो इससे नहीं डिजिग्नेशन होता। वो कौन सी चीजें बताती? वो बताएगा साई स्क्वायर। ये देखिए साई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल, यही ऑर्बिटल है। अगर ये इसकी वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन उसी रीजन में पाए जाएंगे। यदि न्यूक्लियस, सपोज दैट हमारा यहाँ ये न्यूक्लियस है और एक पर्टिकुलर रीजन में ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू होगी, साई की वैल्यू नहीं होगी। एज ये साई तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर है, और ये ऑर्बिट नहीं, अब ऑर्बिटल है। यानी ये जो साई स्क्वायर के दो पार्ट हैं, जो रेडियल और एंगुलर पार्ट आ रहे हैं, दो पार्ट हुआ ना, एक रेडियल, तो रेडियल पार्ट तो पूरा स्फीरिकल है, स्फीरिकल इन नेचर है, कुल स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल वाला। उस रेडियल में जो ये आपका थीटा और फाई वाला एंगुलर पार्ट, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि एक स्फीयर में अगर सेंटर ले लें हम, उस सेंटर से इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर है वो बताता है। यानी कुल मिलाकर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो रेडियल फंक्शन से हमारा क्लियर हो जाता है। उस रेडियल फंक्शंस में रेडियस देखेंगे, रेडियस को
और ये वेव फंक्शन साई के बीच में हम अगर कोई ग्राफ खींचते हैं, आर माने रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो साइन कर्व के परिस्थितियों में लेके आइए। सबसे सिंपल वाला है, इसमें भी अभी फाई है, के एक्स के बराबर भी होता है, इसलिए हम वहां जाते नहीं, ओमेगा टी प्लस के एक्स के बराबर होता है वेव में। तो यहाँ देखेंगे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यानी जहाँ आर है शून्य, आर माने डिस्टेंस शून्य, शून्य पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो क्या होगी, जब डिस्टेंस आर होगा न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो यहाँ तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शून्य होगी। जैसे आर बढ़ेगा वहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हम बनाए इसको ग्राफ को, तो देखिए ये साई है, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस वेव फंक्शन से निकाल रहे हैं, ये वेव फंक्शन ये आ रहा है, साई स्क्वायर वाला नहीं है, ये ऐसे ही है, ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा जो एसिम्प्टोट होगा। और इसी ग्राफ का हम प्रोबेबिलिटी के रूप में यदि हम निकाल रहे हैं, यानी साई स्क्वायर के रूप में हम बना रहे हैं ये ग्राफ, तो दैट इज इक्वल टू ये जो ग्राफ होगा, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे उठेगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जाकर फिर डाउनवर्ड होगा, फिर ये ऐसे होगा कि किस डिस्टेंस पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो रही है। तो R इज इक्वल टू वही जो आपने निकाला है 0.529, इस एंगस्ट्रॉम पर यहाँ पे मैक्सिमा है, यही आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अब रही बात कि हमको निकालना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने हैं। तो कर्व बनाने हैं, हमारा जो स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट इज 3D, और 3D है तो वो स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल में आप यूं समझ लीजिए कि अगर ये डिस्टेंस r है तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम dr ले लें, यानी इस रीजन में कितना होगा r प्लस r में, तो एक वॉल्यूम बनेगा। देखिए एक वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि ये स्फीयर है नॉट ए सर्किल। जो स्फीयर बनने जा रहा है उसको अगर हम वॉल्यूम निकालें तो देखिए वॉल्यूम जो होगा वो दैट इज LBH, जो साधारण मेंसुरेशन में आप पढ़ते LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3D में 3 डायमेंशनल केस का मेंसुरेशन का वॉल्यूम निकल जाता है। लेकिन हमारे के केस में यहाँ स्फेरिकल इन नेचर है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या निकालें, अगर dx dy हम 3 डायमेंशन में इसका वो निकालते हैं, जैसे ये देखिए x और y z एक्सिस में x y और z, तो ये वॉल्यूम होता है, हम लिखते हैं dx इंटू dy इंटू dz। ये देखते रहिए ये वॉल्यूम होगा 3D में, 3 डायमेंशनल केस की बात हो रही है। इसी को हम dn भी लिखते हैं आगे चल करके। फिलहाल 2 डायमेंशन के केस में तो हमारा सर्किल बनेगा। देखिए 2 डायमेंशन अगर हम बना दें तो दैट इज सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होगी कौन बताएगा? सरफेस एरिया। अगर हम नहीं वो जो आप बताया सही, सर्किल का तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन जब ये तो 2 डायमेंशन का केस हुआ ना, अगर 3D में होगा तब तो ये स्फीयर बनेगा, इसकी एरिया आएगी ना सरफेस एरिया। 3D की बात हो रही है, सर्किल जो है 3D के केस में स्फीयर नजर आएगा, तब उसके केस में जो उसकी सरफेस एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर होगी, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। हम सरफेस एरिया भी ले रहे हैं क्योंकि उसमें से dx ये जो एलिमेंट्स को हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर निकाल दें इस पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर और dr से मल्टीप्लाई कर दें, देन दैट इज इक्वल टू दिस, और वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये उस वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D केस जब होगा तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर
देखते रहे यहाँ से, और फिर क्या होगा dr इंटू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर तो ये आपको बता रहा है कि फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डेंसिटी मिला, इस डेंसिटी के रूप में ये कर्व लाया गया है। इसी कर्व में अगर हम 4 पाई या पीडीएस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ड्रा करें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाए, डेंसिटी लाते हैं, तो ये ग्राफ ये कर्व बनता है किसके लिए, 1s के लिए। 1s मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और l की वैल्यू 0 है। ये इनके लिए एक कर्व बना है, 1s ऑर्बिटल के लिए बना, और 0.0529 पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी यही दैट इज द रेडियस होगा फर्स्ट ऑर्बिट का, 1s इलेक्ट्रॉन का। अब इनमें से कहाँ हमारा नोड बन रहा है, कहाँ एंटी नोड बन रहा है। तो नोड्स मैंने वो आपको बताया था, वो पॉइंट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होनी चाहिए, मिनिमम हो, या 0 तक या मिनिमम। Nodes are that points in the space where the finding of an electrons is equal to minimum or 0। वहाँ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है नहीं, घनत्व ही नहीं है, तो उनके केस में हम निकालेंगे। फिर जब चूंकि ये स्फीरिकल इन नेचर है ये स्थिति, तो इसमें दोनों पार्ट आएंगे, एक तो रेडियल नोड आएगा और दूसरा स्फीरिकल नोड आएगा। नोड्स फिर दो प्रकार के हुए यहाँ आपके नोड्स, एक रेडियल नोड्स, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। रेडियल नोड्स कितने बनेंगे, दैट इज L माइनस 1, ये रेडियल नोड्स होगा। और एंगुलर नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स दैट इज इक्वल टू L। टोटल नोड्स कितने बनेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू, जोड़ दें दोनों, बन क्या गया, n माइनस 1 होगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब आपके एग्जाम प्रॉब्लम में पूछ सकता है कि हमको नोड्स बताइए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम हो या 0 हो, तो डायरेक्ट फार्मूला से आप उपयोग कर सकते हैं। और जब नोड्स आ गया तो एंटी नोड्स भी बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो कर्व को जो हम ड्रा करेंगे, जो पीक मिलेगा, पीक समझ रहे हैं ना, जो ऊंचाई है, ये आपके एंटी नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और उससे जैसे डाउनवर्ड राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, जहाँ एक तरह से टच करने लगेगा एक्स एक्सिस से, वो पॉइंट्स हमारी नोड्स कहलाएगी। नोड्स और एंटी नोड्स में समझ लें तो 1s में एक आपका एंटी नोड्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। और एंटी नोड्स की बात मैं कर रहा हूं। फिर अगर यहां से रेडियल नोड्स वगैरह जो भी निकालना हो, 1s ऑर्बिटल का हमको रेडियल नोड्स निकालना हो, क्या करें, फार्मूला लगाइए। रेडियल नोड्स नोड कितने हो गए, n माइनस L माइनस 1। n का मान कितना है, 1, L का मान 0 में से 1 घटा दीजिए, वो सब चेक कर दीजिए। 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई रेडियल नोड सोर्स नहीं। फिर अगर एंगुलर ही नोड्स पूछा जाए, एंगुलर नोड, तो उस एंगुलर नोड्स में भी आप फार्मूले के साथ फिक्स कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू L इक्वल टू 0। यानी फिर टोटल अगर हम निकाल दें, टोटल नोड्स जो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, टोटल नोड्स दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। n क्या, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 0। यानी 1s ऑर्बिटल के लिए सारी चीजें 0 है, रेडियल नोड्स भी 0 है, एंगुलर नोड्स भी 0 है, टोटल नोड्स भी 0 है। अब इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं 2s वाले केस में,
इधर उठा दे। फिर 2s का ग्राफ आप बनाइए। ये डेंसिटी है इधर। जब डेंसिटी की बात होगी तो आप सीधे ही वही 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ रहे हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ से होगा क्या कि ये ग्राफ जा रहा है, एक ऊपर गया, फिर अगले में फिर नीचे आएगा, फिर आप चाहें तो ऊपर गया। यानी दो तरह की स्थितियां यहाँ पर बननी है। ये नीचे भी जा सकता है, यानी दो टॉप पोजीशन आएगा। अगर यहाँ ले आइए तो मिनिमाइज होगा ये, और मिनिमम ग्राफ से लेकर के बनेगा, ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये दो जगहों पर ये मैक्सिमम पोजीशन आएगा। एक तो आपका यही आ गया जहाँ पहले वाला केस है। अब दूसरा जो सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है, किन पोजीशन पर ये मैक्सिमा मिलेगा हमें, तो वो पुनः वैल्यू r इज इक्वल टू कितना बताया गया था, 0.0529 n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन अगर एक है n स्क्वायर का ऑर्बिटल, तो ये आ गया n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 रख दें और z की वैल्यू 1, देन दैट इज इक्वल टू r1 एंड r1 इज इक्वल टू 0.053 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया यहाँ से। लेकिन अगर R2 हम पूछें कि किस पोजीशन पे मैक्सिमम मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो 2 रख दीजिए, 2 का वैल्यू यहाँ रख दें, n इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1, 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0.45 जा 20, 2021 के आसपास इतने एंगस्ट्रॉम पर फिर आपको एक मैक्सिमा मिलेगी। अब इसमें देखिए यहाँ से यही फार्मूला लगाइए फॉर 2s के लिए। 2s के लिए रेडियल नोट्स कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करिए, एंगुलर नोट्स कितना हो रहा है वो निकालिए, टोटल नोट्स कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करके हमें बताइए। इधर वाला पोर्शन निकाले जा रहे हैं, ये वाले। अन्य भी यस और पी ऑर्बिटल्स के भी निकाल सकते हैं, बशर्ते तो वो पीक सारा थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। बाकी ये नोट्स, एंटी नोट्स, टोटल नोट्स कैलकुलेट किया जा सकता है उसके द्वारा। देखिए यहाँ रेडियल नोट्स में कितना आ रहा है, n माइनस l माइनस 1 1 और एंगुलर नोट्स में l 0 हो गया, मतलब टोटल 1 आ गया। एक नोट्स है, देखिए ये नोट्स वाला यही है जो ये कट करेगा, यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है ना ग्राफ, यही नोडल पॉइंट है, नोट्स बने। अब बताइए 2p का यदि हम ग्राफ या 3s का निकालना हो तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यानी 3s का बनाए तो 3 बार ऐसे आएगा, ठीक है ना, क्यों? देखिए 2 में 2 पिक्स, 3 में 3 पिक्स, पिक्स छोटी होती जाएगी और इस तरह से परिस्थितियां आप ये देखिए यहाँ से ये नोडल पॉइंट कह लीजिए, ये बनता जाएगा। किसके लिए है, 3s के लिए। फिर आप 2p के लिए भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी इधर हो गया, आर इधर हो गया। 2p का ग्राफ बनाना चाहें, 2p का भी ग्राफ देखिए कितना बन रहा है, फ्लैट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस डायरेक्शन एंड दैट इज आर। यहाँ से आपका ये मैक्सिमा है, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। रेडियल नोट्स कितने आ गए, रेडियल नोट्स इज इक्वल टू 0, कहीं नहीं है देखिए यहीं पर। एंगुलर नोट्स 1, टोटल नोट्स 1। 2p के बाद 3p बनाएंगे, फिर एक पीक और बनेगी, फिर यहाँ फ्लैट होकर बच जाएगी। तो इस तरह से 2p 3p 1s 2s 3s का जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है उसके द्वारा कैलकुलेट करके उसके रेडियस भी निकाल सकते हैं, उसका एक कैलकुलेशंस भी, ऑब्जर्वेशंस भी निकाल सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। तो दैट इज द ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए बनाया गया है। आगे आप फिर अपने मन से बना ले, यहाँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, आप 3p का भी बनाइए। प्रोबेबिलिटी ये डेंसिटी है इस डायरेक्शन में और r इधर है, अपने मन से बना के देख लीजिए क्या क्या बन रहा है। एक ये पूरा करिए तो एक फार्मूला और छूट रहा है हमारे द्वारा, जो अभी हमारे दिमाग में आया है, उसको भी हम बता दें। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम भूल गए आपको बताना, कितनी लाइंस हमको ऑब्जर्व होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, वही n2 है और हमारा आ रहा है n1, ये मान लीजिए। फिर कहीं मान लीजिए कि स्थिति हमारी ग्राउंड होगी तो ये 0 होगी, n0। कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हमको ऑब्जर्व होगी, ये बीच में है सब। ये ऑर्बिटल्स है, n इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। हम जनरल फार्मूला आपके सामने दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व व्हेन an इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 to n1 ऑर्बिटल, नहीं ऑर्बिट करिए तो कितना होना है, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये ग्राउंड स्टेट है, नहीं n1 0 है, हाँ n1 n2 n3 का। ग्राउंड स्टेट के लिए n1 की वैल्यू 0 होगी। ग्राउंड स्टेट यानी जो मूल इसकी अवस्था होगी, ये अगर निकालना होगा तो उस केस में 0 रख लेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको दूसरा फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला प्रयोग लिखिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए प्रॉब्लम को।
ये स्पेक्ट्रल लाइन समझ लिए कैसे बनेगा, यही यहाँ से यहाँ जंप करेगा एक सीधी लाइन स्पेक्ट्रल लाइन से, यहाँ से ये करेगा तो ये, इसमें से इधर किया तो यहाँ, और ये जंप किया तो यहाँ। मान लीजिए 5 से ये ग्राउंड स्टेट में आ गया तो कुल कितने हैं, ये 1 2 3 4 तो ग्राउंड स्टेट में हो गया, लेकिन यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो यहाँ से जंप करके इसमें आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। अगर टोटल नंबर पूछे यहाँ से यहाँ आने पर तो देखिए यहाँ से यहाँ भी एक ट्रांजिशन है, एक यहाँ से यहाँ है, फिर एक यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अभी कहाँ, फिर यहाँ देखिए यहाँ से भी जंप कर सकता है, और ये जंप किया फिर यहाँ हो गए, कुल कितने जोड़ी 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखाई देगी। यही स्पेक्ट्रल लाइंस इमेज फॉर्मेशन करता है स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। कितना फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है आपके मोबाइल्स पर, जो प्रोसेसर कर रहा है उसी ट्रांजिशन फेज से ग्राफ बनता है, उसी ग्राफ पर फिर इमेज फॉर्मेशन होता है। ये स्थिति है। अगर मान लीजिए 6 में से फॉर्मूला लिखिए तो आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, find the total number of spectral lines when electron jumps from ten to 3 ऑर्बिट। कितना आएगा जरा निकालिए। 10 में से नंबर इलेक्ट्रॉन 10वें कक्षा में है, वहां से तीसरी कक्षा में आ रहा है, कुल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस वो ऑब्जर्व करेगा, कितना बनेगा, हाउ मेनी? 21 आ रहे हैं, और लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इस पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इस हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होगी। सीधे ऑब्जेक्टिव फार्मूला आपके सामने, कोई जरूरत नहीं है, ये जो ट्रांजिशन हमने बनाया है ये बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला में रखिए रिजल्ट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमके बहुत बिलो स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें 9th और 10th पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको अपर हाइट पर लेके आइए, क्योंकि हमको कंपटीशन वाले पार्ट चाहिए। तब ये नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इत्यादि आप कैलकुलेट करें, दैट इज नॉनसेंस थिंग्स, वो फालतू का कहानी है। आता है आपको तब भी ठीक है, नहीं आता है तब और भी ठीक। इसलिए नहीं आता दिमाग नहीं उस पर लगेगा। अब उसके एबव बढ़िए, वो चीजें लेके आइए। कोई जरूरत नहीं है कि हम जन्मजात सीखे नहीं है तो हम नहीं सीखेंगे, तो नहीं सीखे तो छोड़ दीजिए, अब अगला देखिए, अगले स्टेप्स पर जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ऐसे चीजों को पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ताकि कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप हो। बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस बनना, और कॉन्फिडेंस एक बार तैयार हो जाएगा तो आप अगला कोई भी कहानी कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तरह से दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपको क्लासिकल से लेकर के वो मॉडर्न फेज तक मैं लाके रख दिया। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स और भी हैं, वो पार्ट्स है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एक होगा, और दूसरा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक्स मॉडर्न फिजिक्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे।
लेकिन ध्यान में रखें वहां पर भी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व कर पाएंगे। अगर केमिस्ट्री आपकी सही है तो फिजिक्स में वहां हिट कर सकते हैं, यानी कॉमन है। इस तरह से ये जो टॉपिक है यह कॉमन है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। जो केमिकल अप्रोच है मेरा वही फिजिकल भी अप्रोच है। तो जो चीज़ें यहाँ पढ़ लिए हैं वो आपके लिए वहाँ बहुत बेनिफिशियल होगी, असंभवतः वहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पार्ट और था रेडियो एक्टिविटी, वो केमिस्ट्री का ही हिस्सा था। 2018 से उसको उठा करके फिजिक्स वालों को दे दिया गया। तो वहाँ उसको देखें, बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर होता जा रहा था ये, इसलिए 3-4 चैप्टर को उठा करके डाल दिया गया आपको फिजिक्स में। वो केमिकल वाले केमिस्ट्री ही वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप अभी इस समय कोई डाउट हो तो बताएं। ऐसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का ये मैथमेटिकल पार्ट्स हम कहिए थोड़ा बहुत बता सकते हैं, और डिटेल फिर फिजिक्स में चूंकि चैप्टर ही है यह है, हम हमारे इस पार्ट में क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिससे पूछा जाए, जो बताया जाए। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव थोड़ा बहुत हम आपके सामने रख दे रहे हैं, ताकि कोई मान ली छोटा मोटा प्रॉब्लम्स भी आए तो आसानी से आप हैंडल कर लीजिए। क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी को प्रपोज किया था, लेकिन उस क्लार्क मैक्सवेल की जो थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करती, वहाँ गलत हो जाता है। वो उन्होंने इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, ये सारी चीज़ों को तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से उस थियरी के द्वारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब यह आया फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को ऑब्जर्व करना था तो उसके केस में उनकी थियरी कंप्लीट रूप से फेल कर जाती है। 1901 में प्लैंक साहब ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कॉन्सेप्ट सामने पेश किया। 1901 में, देखते रहिएगा, यानी वो ट्रांजिशन फेज है हमारा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। और उन्होंने कहा कि जो बॉडी होगी जितना वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करती है उतना ही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करती है, वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। मतलब जो आइडियल एक तरह से आ गया, ये ब्लैक बॉडी वो होगी जितना वो ताप को ऑब्जर्व करेगी, टेम्परेचर उतने टेम्परेचर रिफ्लेक्ट करेगी, वो ब्लैक बॉडी हो गई। और उसके आधार पर उन्होंने जो ये लाइट है उस लाइट को कहा कि दैट इज ए डिस्क्रीट पार्ट्स ऑफ द एनर्जी। डिस्क्रीट मतलब ये क्या कहें उसको, आइसोलेटेड पैकेट्स है, बंडल है किसके, एनर्जी के। तो जो एनर्जी हमको सोर्स से मिल रही है, सन से या लाइट से, वो बंडल के रूप में मिलता है। 1 पैकेट गया, 2 पैकेट गया, 3 पैकेट गया, और पैकेट एकदम कंप्लीट नंबर है। और इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि जब 1 पैकेट्स है उसकी एक बंडल में कुछ एनर्जी है, उस बंडल में कुल कितने एनर्जी होंगे वो दैट इज इक्वल टू एच न्यू या एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई, देखते रहिएगा, लैम्डा। और यही प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, यहीं से प्लैंक्स कांस्टेंट की उन्हीं का देन है। ये जीरो नहीं हो सकता, एच की वैल्यू जैसे जीरो कर देंगे वैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाने लगेंगे, न्यूटन वाला, मतलब किसी चीज का स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशंस पे हम कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो कहीं पूछा जाए कि एच की वैल्यू जीरो की जा सकती, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर इक्वल टू एम वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एच नेवर वुड बी जीरो। आप जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। नई क्वांटा की बात हो रही है, क्वांटा, क्वांटम का प्लूरल फॉर्म क्वांटा है, और जो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल्स कर रही है। जब वो किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है
तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं यानी निकलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से दैट इज डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन है वो कितना है। हर मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच एंड एवरी मेटल्स हैव ओन वर्क फंक्शन। अब एक वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें जिस पे हम हाथ रखे हैं यहाँ पर भी है, जहाँ बैठे हैं वो भी है, इलेक्ट्रॉन सोडियम में, इलेक्ट्रॉन सीजियम में भी है, लेकिन लाइट पड़ते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब कि उसकी वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वर्क फंक्शन अगर कम हो या कम कर दिए जाए, कम हो या कम कर दिए जाए तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से, उस ऑब्जेक्ट से आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन निकलते ही मैंने उसको ट्रैप कर लिया, ट्रैप माने पकड़ लिया, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे नियंत्रण में आ गया तब तो हम मन करेगा पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे या मोबाइल चलाएंगे, जो कुछ भी है वह, यानी कुल मिला के कंट्रोलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बाय द हेल्प ऑफ द मेटल्स, वो जो पार्ट्स कहलाया वही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब तो रही बात कि हम वर्क फंक्शन पहले डिफाइन करें, वो क्या होगा। तो वर्क फंक्शन वो होगा कि किसी भी मेटल के सरफेस से जो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी निकालने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे। और ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ बना ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, वो यही ग्राफ है, देख लीजिएगा। ऐसे ही अभी जो बनाया जा रहा सारा चीजें हैं, ये जो यहाँ जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उस मेटल की संपूर्ण एनर्जी है। और यहाँ से इसकी अगर हम बात करें, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कह रहे हैं, और ये एनर्जी जो मिनिमम हम लगाएंगे वही एक तरह से वर्क फंक्शन होगा मेटल्स में। देखिए पोटेंशियल एनर्जी है इस डायरेक्शन में, और ये आर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अब ये जब हम किसी मेटल सरफेस पर देखिए हम कोई लाइट डाल रहे हैं, ऐसे इस मेटल में बहुत सारे लेयर्स हैं, उस लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को मेटल तक लाने में जो एनर्जी लगेगी वही हमारा वर्क फंक्शन कहलाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे आ गया तब तो ये निकल ही जाएगा, जो निकलेगा तो ये इसका वेग होगा, वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, अब वो होगी कितना, हाफ mv²। और जो एनर्जी हमने डाल रखा था ये था हमारा E। कुछ एनर्जी तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाने में लग गया तो कितनी एनर्जी लगा होगा, दैट इज E0। E0 को हम फिजिक्स वाले W से लिखेंगे, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं बुक्स में यह है, और ये यही इसी को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जितनी एनर्जी मैंने दिया कुछ एनर्जी तो चला गया हमारे वर्क फंक्शन में इन्वेस्ट हो गया, और जो एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देने में इन्वेस्ट हो गया। इसी को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक टोटल आइंस्टीन का इक्वेशन भी कहते हैं, देख लीजिए यहाँ से। और ये टोटल एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, ये दिया हुआ टोटल एनर्जी। ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने दिया इस मेटल को, और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चला गया वर्क फंक्शन में, बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हमारे पास, उसी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया निकला बाहर, उसी वेलोसिटी से यानी उसी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकलेगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम्स आपके लिए बनता है और बहुत आसान है सॉल्व करना। बस ये
आपको देखना इंसिडेंट एनर्जी क्या है और यहाँ से जो एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा उसकी एनर्जी क्या है। वर्क फंक्शन मेटल्स का दिया होगा वो आपको कैलकुलेट करके नहीं बल्कि वो देगा प्रॉब्लम में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मेटल है ये W की वैल्यू। हर मेटल्स का अलग है। सबसे कम किसका है वो सीजियम का है। सीजियम आइटम, सीजियम समझ रहे हैं, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। इसलिए जितने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में सोलर पैनल बनाए जाते हैं, सोलर प्लेट बनाए जाते हैं, वो सीजियम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी वर्क फंक्शन कम है। जैसे ही हम उस पर लाइट डालते हैं तुरंत ही उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने में और आने में कोई टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग समझ रहे हैं? जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डालो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगी, नहीं कि उसमें कुछ लैगिंग हो गई, कुछ समय लग गया, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो टाइम लैग्स बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये स्थितियां इसके अंदर है। दैट इज ये जो इक्वेशन मैंने आपको दे दिया यही ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आप प्रॉब्लम बनाएंगे, नहीं आएगा तो हम बता भी देंगे। फिलहाल ये डिटेल आपका फिजिक्स में चैप्टर है, वहाँ तो बताएंगे भी वो।